हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जितने भी यूजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका मेजर ज्योग्राफी है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमजेसी 5 जियोग्राफी के मॉडल सेट के बारे में। तो ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल हुबहू एग्जाम पैटर्न पे बनाया गया है। तो एग्जाम में जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न पे बनाया गया है। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 10 गो ऑब्जेक्टिव मिलेगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपको 6 गो शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा और सेक्शन सी में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा आंसर के साथ। और हाँ, ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो भी आपके लिए ये वीडियो है, और आपका इंग्लिश मीडियम है फिर भी आपके लिए यह वीडियो है, क्योंकि आंसर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, क्वेश्चन आंसर दोनों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट को सेक्शन ए से। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मानव भूगोल विकास। मानव भूगोल किसका अध्ययन है? ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो मानव भूगोल किसका अध्ययन है? तो देखिए मानव भूगोल किसका अध्ययन है। ऑप्शन में आपका केवल भौतिक स्वरूप, मानव एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन, चट्टानों एवं खनिजों का अध्ययन और केवल मौसम का अध्ययन। तो मानव भूगोल किसका अध्ययन है? मानव एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। तो एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नियतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? तो नियतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? तो नियतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक है फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्सप्लेन। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरण को। ठीक है, चौथा प्रश्न है, जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जनसंख्या सिद्धांत जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने प्रस्तावित किया। तो आप समझ गए, टी.आर. माल्थस। ठीक है, पांचवा है, माइग्रेशन मीन्स। प्रवास का अर्थ क्या है? तो प्रवास का अर्थ होता है मूवमेंट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो वही होता है प्रवास। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ट्राइब इज मेनली फाउंड इन बिहार। बिहार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख जनजाति है संथाल। ठीक है, संथाल है बिहार की प्रमुख जनजाति। ये हिंदी में नहीं है तो हिंदी में आप समझ जाइएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है, क्रिस्टलार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी से संबंधित है, यानी कि 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रूरल सेटलमेंट पैटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप है? तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपका हो जाएगा, यानी कि 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शहरीकरण का अर्थ क्या है? तो शहरीकरण का अर्थ क्या होता है? इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स टू। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब चलिए सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्राकृतिक एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। मानव भूगोल, भूगोल, हाँ तो देखिए, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। यह जानने का प्रयास करती है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करता है और मनुष्य अपने ज्ञान एवं तकनीक द्वारा पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है। मानव भूगोल की प्रकृति गतिशील, सामाजिक तथा व्यवहारिक है। इसके अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या, प्रवास, संस्कृति, भाषा, धर्म, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, आर्थिक गतिविधियां तथा मानव पर्यावरण संबंध शामिल है। वर्तमान समय में मानव भूगोल सतत विकास, संसाधन प्रबंधन तथा क्षेत्रीय विकास की समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंग्लिश में है आपका आंसर, तो इंग्लिश में अगर आपका होगा तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नियतिवाद तथा संभाव्यवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म।
तो नियतिवाद के अनुसार मानव का जीवन एवं विकास पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फ्रेडरिक रेटजेल थे। इसके विपरीत संभाव्यवाद के अनुसार प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है, जबकि मनुष्य अपनी वृद्धि, तकनीक और परिश्रम से विकास का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। इसके प्रमुख समर्थक विडाल डी लाप्लास थे। वहीं आगे है, नियतिवाद प्रकृति को सर्वोत्तम मानता है, जबकि संभाव्यवाद मानव की भूमिका और उसकी क्षमता पर अधिक बल देता है। आधुनिक भूगोल में नव नियतिवाद दोनों विचारधाराओं के बीच संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, ये इंग्लिश में है। ठीक है, अब देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ज्यामितीय अनुपात 1, 2, 4, 8 इत्यादि में बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय यानी कि 1, 2, 3, 4 में बढ़ता है। यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न किया जाए तो भोजन की कमी, गरीबी, अकाल, महामारी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नैतिक संयम तथा प्राकृतिक नियंत्रण जैसे उपाय बताए। यद्यपि आधुनिक तकनीक ने खाद्य उत्पादन बढ़ाया, फिर भी यह सिद्धांत जनसंख्या अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये इंग्लिश में हो गया आपका। तो सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, सभी का आंसर। अब बात करते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर समझाता है। इसमें मुख्यतः 4 या 5 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर घटती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर कम होने लगती है। अंतिम अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती है। यह सिद्धांत विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि और विकास के स्तर को समझने में अत्यंत उपयोगी है। तो ये इंग्लिश में हो गया आंसर आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रवास के कारण एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो प्रवास का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण। इसके प्रमुख कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तथा शैक्षणिक होते हैं। रोजगार, शिक्षा, विवाह, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध की भी प्रवास के प्रमुख कारण हैं। प्रवास के प्रमुख प्रकार की बात करें तो आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ग्रामीण, शहरी, ग्रामीण तथा शहरी प्रवास जनसंख्या वितरण, नगरीकरण तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। वही इंग्लिश में है आपका। अब चलिए छठे प्रश्न पे आ जाते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कृषि एवं प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित होती है। इनकी जनसंख्या कम तथा बस्तियां अपेक्षाकृत छोटी होती है। दूसरी ओर शहरी बस्तियां उद्योग, व्यापार, सेवा एवं प्रशासनिक कार्यों पर आधारित होती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहती है। इसके अलावा आगे बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन सरल होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अधिक विकसित होती है। दोनों प्रकार की बस्तियां देश के संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये इंग्लिश में हो गया। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा नियतिवाद, संभाव्यवाद एवं नव नियतिवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। मनुष्य अपने ज्ञान एवं तकनीक से पर्यावरण को किस प्रकार परिवर्तित करता है। मानव भूगोल के विकास में 3 प्रमुख विचारधाराएं महत्वपूर्ण है। पहला नियतिवाद में क्या क्या आता है आपका। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक सर्वशक्तिमान है और मनुष्य पूर्णतः प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है। फ्रेडरिक रेटजेल इसके प्रमुख समर्थक है। ठीक है, नियतिवाद। संभाव्यवाद विडाल डी लाप्लास के अनुसार प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है, जबकि मनुष्य अपनी बुद्धि एवं तकनीक से विकास का मार्ग स्वयं चुनता है। तीसरा नवनियतिवाद, ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का पूर्ण स्वामी नहीं है और न ही पूरी तरह उसका दास है। विकास प्रकृति और मानव के संतुलित सहयोग से संभव है। आज सतत विकास के युग में नवनियतिवाद सबसे अधिक स्वीकार्य दृष्टिकोण माना जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
और ये इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि वितरण एवं घनत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। माल्थस जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये इंग्लिश में आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। विश्व की जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। जल महादेश जल महाद्वीप जो बोलिए, जलवायु, स्थलाकृतिक जल संसाधन, उद्योग तथा परिवहन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं। उपजाऊ मैदानों में घनत्व अधिक तथा मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कम होती है। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में तथा खाद्य उत्पादन अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है। उन्होंने अकाल, महामारी और युद्ध को प्राकृतिक नियंत्रण बताया। हालांकि आधुनिक विज्ञान एवं कृषि तकनीक के कारण खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण और संसाधनों के संतुलित उपयोग के संदर्भ में यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए तथा क्रिस्टलार के केंद्रीय स्थान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कृषि आधारित होती है। इन्हें सघन, अर्ध सघन, विकृत तथा रेखीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। शहरी बस्तियों का वर्गीकरण उनके कार्य एवं आकार के आधार पर किया जाता है, जैसे नगर, महानगर, महानगरीय क्षेत्र एवं मेगा सिटी। क्रिस्टालर ने 1933 में केंद्रीय स्थान सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार नगर अपने आसपास के क्षेत्रों को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक नगर का एक प्रभाव क्षेत्र होता है तथा नगरों का वितरण षटभुजीय प्रतिरूप में होता है। यह सिद्धांत क्षेत्रीय नियोजन, बाजार व्यवस्था, सेवा केंद्रों के विकास तथा नगरीय भूगोल के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह हो गया तीसरा प्रश्न। बाकी आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत एवं बिहार की प्रमुख जनजातियों का वर्णन कीजिए तथा धर्म एवं भाषा के वितरण का मानव भूगोल में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो भारत में संथाल, भील, गोंड, मुंडा, उरांव, नागा, खासी तथा टोडा प्रमुख जनजातियां हैं। बिहार में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, बिरहोर और असुर प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज तथा जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। मानव भूगोल में धर्म एवं भाषा सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण आधार है। ये सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक परंपराओं, राजनीतिक गतिविधियों तथा क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करते हैं। भारत बहुभाषी एवं बहु धार्मिक देश है, इसलिए धर्म एवं भाषा का अध्ययन मानव भूगोल में सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय विकास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार आपका जो है मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो से बात करेंगे मेजर पेपर 6 जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।